गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु कृपा इंस्टीट्यूट में। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो इनकम टैक्स में कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा एजुकेशनल वीडियो को बना सके। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा जो पहला वर्ड है वो है पर्सन। इनकम टैक्स में टैक्स लगाने के लिए जितने भी तरह के असेसी होते हैं उनको 8 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कौन होता है? वो पर्सन जो अकेला है, जो 18 साल से ऊपर का है। ये मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, जवान हो सकता है। जो भी 18 साल से ऊपर का है वो हमारे लिए किस कैटेगरी में आता है? वो इंडिविजुअल की कैटेगरी में आता है। सेकंड हमारे पास आता है फर्म, जिसे हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग जो रजिस्टर्ड होती है उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। उसके ऊपर टैक्स लगाने का ट्रीटमेंट अलग चलता है। थर्ड हमारे पास आती है कंपनी। कंपनी जो कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग या कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है, उसे हम कंपनी कहते हैं। नंबर 4 हमारे पास इसमें आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो किसी काम को करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। उस काम के बाद वो अलग अलग हो जाएंगे। इसी प्रकार से एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आता है जिसे BOI कहा जाता है। ये भी किसी एक पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए इकट्ठे होते हैं। उसके बाद जैसे ही इनका वर्क खत्म हो जाता है ये अलग अलग हो जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहा जाता है। फिर हमारे पास आता है एनी आर्टिफिशियल पर्सन। कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन जो किसी भी एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है, जैसे कोई सोसाइटी हो जाती है। फिर आता है हमारे पास लोकल अथॉरिटी, जिसमें म्युनिसिपल कमेटी, इसमें मार्केट कमेटी आ जाती है, या कोई भी एनी आर्टिफिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनी, फर्म, इंडिविजुअल, इनके अलावा कोई काम करता है। इसके अलावा एक और होता है हमारे पास जिसे हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहते हैं, HUF कहा जाता है। ये एज पर हिंदू लोग जो एक परिवार के सदस्य हैं, मिलकर काम करते हैं, उसे HUF कहते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ये थी हमारे पास पर्सन की डेफिनेशन, जिसमें हमने आपको बताया हमारे पास पर्सन 8 तरीके का था। सबसे पहले इंडिविजुअल आ गया, HUF आ गया, फर्म आ गई, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कोई भी लोकल अथॉरिटी लाइक म्युनिसिपल कमेटी, मार्केट कमेटी एंड एनी अदर आर्टिफिशियल पर्सन इसमें हमने इंक्लूड करके चले हैं। वो हमारे पर्सन के डेफिनेशन में आता है। अभी हमने एक वर्ड का इस्तेमाल और किया था इसमें, एसएससी। एसएससी कौन होता है? एसएससी एज पर इनकम टैक्स एक्ट वो पर्सन जो टैक्स पे करने के लिए या इंटरेस्ट पे करने के लिए या कोई पेनल्टी पे करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लायबल होता है, उसे हम एसएससी कहते हैं। यहां पर हम एसएससी का मतलब क्या हुआ कि भी वो पर्सन जो टैक्स खुद पे करना चाहता है, या अगर कोई पर्सन रिफंड चाहता है इनकम टैक्स में, अगर आपको रिफंड चाहिए कि आपका TDS कटा हुआ है और वो ज्यादा कटा हुआ है तो आप उसको रिफंड लेना चाहते हो, तो भी आपको एसएससी कहलाया जाएगा। आपने अगर कोई पेनल्टी पे करनी है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, या आपने कोई टैक्स पे करना है, कोई इंटरेस्ट पे करना है, तो आप किस कैटेगरी में आएंगे? आप एसएससी कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा एक होता है डिम्ड एसएससी, मतलब अगर किसी पर्सन ने टैक्स पे करना था लेकिन उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके लीगल हायरी को मिलेगी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगी। तो अब उस पर्सन के लिए टैक्स कौन पे करने के लिए लायबल है? जो उसका लीगल हायरी है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो उसका टैक्स पे करने के लिए लायबल होता है। उसे डिम्ड एसएससी कहते हैं। कोई माइनर है, 18 साल से नीचे का है, तो वो खुद तो टैक्स पे कर नहीं सकता, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो उसके गार्जियन वगैरह हो गए, पेरेंट्स वगैरह हो गए, वो उसका टैक्स पे करने के लिए कैपेबल होते हैं, वो उसका टैक्स पे करने के लिए लायबल होते हैं। तो वो कौन कहलाएंगे? वो डिम्ड एसएससी कहलाएंगे यहाँ पे। ठीक है जी। इसके अलावा अगर कोई बंदा फॉरेन में है तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में रिप्रेजेंट करने लग रहा है उसको, तो वो डिम्ड एसएससी की कैटेगरी में आएगा। यहां पर एसएससी में ही एक वर्ड और यूज किया जाता है जिसे हम एसएससी इन डिफॉल्ट कहते हैं।
अगर कोई पर्सन टैक्स पे करने के लिए लायबल है बट ड्यू डेट तक वो अपना टैक्स को पे नहीं करता तो वो असेसी इन डिफॉल्ट कहलाता है। या अगर कोई डीम्ड असेसी है जिसको टैक्स पे करना है बट अगर वो टैक्स को टाइम से पे नहीं कर पा रहा तो वो हमारे पास असेसी इन डिफॉल्ट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया? हमने दो वर्ड्स के बारे में बात करी भाई। एक तो हमने किसके बारे में बात करी, हमने बात करी पर्सन के बारे में, दूसरा हमने किसके बारे में बात करी, असेसी के बारे में। इसके अलावा हम इसमें कुछ और वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर इसे टैक्स पेड ईयर भी कहते हैं, जिस साल हम टैक्स को पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपने 2020-21 में कोई इनकम कमाई है तो उसके ऊपर जो टैक्स की लायबिलिटी आप पे करने के लिए आपके ऊपर रूल कौन से साल के लगेंगे, 21-22 के रूल लगेंगे, उसे असेसमेंट ईयर 21-22 कहा जाएगा। जो पिछले साल, जिस साल हमने कोई इनकम को कमाया है उसे हम अर्निंग ईयर कहते हैं, वो हमारा प्रीवियस ईयर कहलाता है। तो यहां पे दो तरह के साल हो गए, एक प्रीवियस ईयर और एक असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर जिस साल हम कोई इनकम को कमाते हैं, ये 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का होता है। बट अगर कोई बिजनेस हमने कभी बीच में स्टार्ट किया है, फॉर एग्जाम्पल हमने 1 सितंबर से वो बिजनेस स्टार्ट किया, तो हमारे लिए जो प्रीवियस ईयर होगा 1 सितंबर से लेके 31 मार्च तक का होगा। लेकिन जो असेसमेंट ईयर है वो हमेशा 1 साल का ही रहता है। तो वैसे तो हमने आपको बताया कि हम जो टैक्स को पे करते हैं पिछले साल की इनकम के ऊपर, हम इस साल टैक्स पे करते हैं। पिछले साल को हमने क्या नाम दिया, प्रीवियस ईयर का नाम दिया, और इस साल को हम क्या नाम देते हैं, यहां पे करंट ईयर को हम नाम देते होते हैं असेसमेंट ईयर का। ठीक है जी। तो जो प्रीवियस ईयर है, वैसे तो टैक्स हमने प्रीवियस ईयर की इनकम पे देना है, लेकिन कुछ ऐसे अपवाद दे रखे हैं। 5 तरीके की इनकम ऐसी होती है, 5 तरह के पर्सन ऐसे होते हैं जिनको अपनी इनकम के ऊपर प्रीवियस ईयर के बजाय करंट ईयर में ही टैक्स पे करना है। सबसे पहला हमारे पास, अगर कोई पर्सन इंडिया में टैक्स चोरी करने के लिए, टैक्स एविएशन करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम कर देता है तो उसको करंट ईयर में ही टैक्स पे करना पड़ेगा। सेकंड, अगर कोई पर्सन इंडिया के बाहर का है, जिसे एनआरआई कह सकते हो, या कोई एनआर पर्सन है, नॉट रेसिडेंट, मतलब आउटसाइड इंडिया का पर्सन है, इंडिया में कोई बिजनेस करने के लिए आता है और इंडिया छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसको जो इंडिया में इनकम कमाई है उसके ऊपर भी उसको इंडिया में ही टैक्स पे करना पड़ेगा। या अगर आप कोई बिजनेस को बंद कर देते हो तो जब आप बिजनेस बंद कर रहे हो तब आपको उसके ऊपर करंट ईयर में ही टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसके अलावा मैंने आपको बताया, एक तो टैक्स चोरी का बताया, एक कोई अगर एनआरआई पर्सन या कोई नॉट रेसिडेंट पर्सन या आउटसाइड इंडिया का पर्सन इंडिया में आता है और इंडिया में कोई बिजनेस करके चला जाता है तो उसको करंट ईयर में टैक्स पे करना है। इसके अलावा अगर कोई बिजनेस को डिसकंटिन्यू करते हो आप, ठीक है, तो आपको इंडिया में उसके ऊपर टैक्स पे करना है। तो ये कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं जिसे हमें असेसमेंट ईयर में की बजाय हमें प्रीवियस ईयर में जिस साल चलने लग रहा है उसी साल टैक्स पे करते हैं, मतलब करंट ईयर में ही हम उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं। ये नहीं कि इस साल कमाया अगले साल पे करेंगे। बाकी सभी इनकम के ऊपर हम अगर इस साल इनकम अर्निंग करने लग रहे हैं तो टैक्स को हम अगले साल पे करेंगे। तो टैक्स आप कैसे पे करते हो जी? टैक्स पे करने के लिए गवर्नमेंट हमें कैसे पहचानती है? तो उसके लिए हमें एक अकाउंट नंबर दिया जाता है जिसे हम पैन नंबर कहते हैं। इस पैन नंबर में पहले ये 10 डिजिट का पैन नंबर होता है बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास 10 डिजिट का पैन नंबर चलता है। जो 10 डिजिट का पैन नंबर होता है उसमें पहले हमारे पास 5 अल्फाबेट इंग्लिश के होते हैं, 4 न्यूमेरिकल हो जाते हैं और लास्ट में एक अल्फाबेट दिया जाता है। ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के द्वारा ही सिलेक्ट किया जाता है कि आपका पैन नंबर क्या होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपको जो जानते हैं वो किससे जानते हैं? आपका जो पैन नंबर होता है उससे जानते हैं, वो आपके नाम से आपको नहीं जानते। आप अपना पैन नंबर लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स को उसमें जमा करवाना पड़ता है। पैन नंबर जो है वो आधार कार्ड से लिंक होना बहुत जरूरी है। अगर आपका पैन नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप टैक्स को सही ढंग से जमा नहीं करवा सकते। इसके अलावा पैन नंबर के बहुत से बेनिफिट होते हैं बच्चों। पहला बेनिफिट क्या होता है, अगर आपको बैंक में 50,000 से ऊपर एक साथ जमा करवाने तो पैन नंबर चाहिए। आपको कोई 4 व्हीलर खरीदना है तो आपको पैन नंबर चाहिए। बैंक में अगर अब तो क्या कर दिया, बैंक में अगर आपको खाता खोलना है तो पैन नंबर बहुत जरूरी हो जाता है। आपके अगर आप रिफंड लेना चाहते हो, जो टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज आप लेना चाहते हो, तो उसके लिए भी पैन नंबर जरूरी होता है। ठीक है, तो आज हमने जो डिस्कशन करा वो हमारा डिस्कशन का टॉपिक क्या था कि पर्सन कौन होता है,
एसएससी क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, पैन नंबर क्या होता है। इसी प्रकार की और बहुत सी एजुकेशनल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, कॉमर्स से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो इससे हमारे को भी मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए और बहुत सी वीडियो बना पाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। ओके बाय।